वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स की क्लासेस रेगुलरली आपको करवाते हैं। एमसीआरई के लिए पढ़ा रहे हैं। नेटर एएसओ में काम आएगा, आईआईटी एनआईटी के किसी भी एग्जामिनेशन में काम आएगा जहां पर सीसीएस रूल्स एंड सर्विस रेगुलेशंस का टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाता है। डेफिनेटली एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं मोस्टली, लेकिन कहीं कहीं पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होता है। तो अगर आप थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ते हो तो होपफुली आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए भी अच्छे से राइट कर पाओगे, पेपर को लिख पाओगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सीसीएस रूल्स की क्लास है और टॉपिक का नाम आप देख लो, एक बार लिख देते हैं, उसी पे हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस पर, और जो हमारा आने वाला मॉक होगा वो इसी टॉपिक पर रहेगा, इसीलिए हम आपको ये टॉपिक पढ़वा रहे हैं। ठीक है, फॉरेन सर्विस। तो डेपुटेशन आपको पता है, जब आप वर्किंग होते हो तो किसी दूसरी पोस्ट के लिए अगर आपको डेप्यूट कर दिया जाए, मोस्ट प्रोबेबली क्या 100% वो पोस्ट आपकी पोस्ट से हायर होती है, तो उस केस को हम डेपुटेशन बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन सर्विस का मतलब होता है जब आप आउट ऑफ इंडिया भेजे जाते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अपने जो हमारे कंट्रीज के, अगर आप देखोगे एक तरह से फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंधित ऑफिसेज होते हैं, तो उस चीज को फॉरेन सर्विस बोला जाता है। बाकी डेपुटेशन आपको पता है, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को डेप्यूट किया जाता है किसी पोस्ट पर आउट ऑफ इंडिया या इन इंडिया, तो उसको डेपुटेशन बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन सर्विस का मतलब समझ गए होंगे आप, आउट ऑफ इंडिया ही बात करेंगे हम फॉरेन सर्विस में। तो फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है, आपसे अब ये पूछ लिया जाए कि इसका मतलब बताओ भाई क्या है। तो फॉरेन सर्विस का मतलब होता है सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट अंडर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर। ये आपने याद रखना है। अब वो एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंटल है, बाहर विदेश में आप काम कर रहे हो तो वो गवर्नमेंटल थोड़ी हुआ एम्प्लॉयर, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हुआ। जब आप इस तरह की सर्विस में होते हो तो गवर्नमेंट सर्वेंट को अलाउ किया जाता है कि वो मेंटेन करे अपने जो क्लेम है, पेंशन के हैं, लीव बेनिफिट्स के हैं, वो सब उनके कंटिन्यू रहेंगे। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली हम मॉक में ऐसा ही देंगे कि जब किसी पर्सन को डेप्यूट किया जाता है फॉरेन सर्विस में, तो कौन कौन से बेनिफिट्स है जो उनके कंटिन्यू रहते हैं। तो ऑप्शंस होंगे, आपने आंसर देना होगा। ठीक है बच्चों, चल पहले थोड़ा सा टॉपिक फॉरेन सर्विस का ही पढ़ लेते हैं। चल, फॉरेन सर्विस। देखो जी, फॉरेन सर्विस आपको बता चुके, सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे बड़ी बात ये विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट होता है, विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर जो गवर्नमेंट है उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। जो सीसीएस रूल्स हम पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। कंडीशंस कौन कौन सी हैं जो ध्यान में रखी जाती है जब किसी को फॉरेन सर्विस में भेजा जाता है, तो देखो कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस यही होंगी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर है फॉरेन सर्विस के लिए, वो उनकी कंसल्टेशन से होना चाहिए। किस किस की कंसल्टेशन से होना चाहिए? कंसल्टेशन। जो आपका फॉरेन एम्प्लॉयर है, फॉरेन एम्प्लॉयर, फॉरेन एम्प्लॉयर और फॉरेन एम्प्लॉयर और जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, हमारे अकाउंट ऑफिसर्स हैं, हमारे एओ हैं, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो इनके बीच में प्रॉपर कंसल्टेंसी या कंसल्टेशन होने के बाद ही वो चूज करते हैं कि उन्होंने फॉरेन सर्विस में जाना है या नहीं जाना। ठीक है। अगर फॉरेन सर्विस में आपको बड़ी ड्यूटीज मिलती हैं, ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ठीक है, ड्यूटीज, अगर ग्रेटर इंपॉर्टेंस की ड्यूटीज मिलती हैं तो पे है उस हिसाब से फिक्स की जाती है। उनकी पे है वो क्या की जाती है, फिर उस हिसाब से फिक्स की जाती है। पे फिक्स पढ़ते हैं ना हम लोग पे फिक्सेशन के बारे में, ये वही चीज है। अब फॉरेन सर्विस में जो आप देखोगे, जैसे टेकिंग चार्ज होता है उसका रिवर्जन होता है फॉरेन सर्विस से, तो पे जो ड्रॉन की जाती है आपको फॉरेन एम्प्लॉयर, पे जो आपकी ड्रॉन की जाएगी वो फॉरेन एम्प्लॉयर के हिसाब से की जाएगी, ना कि आपकी गवर्नमेंट सैलरी के हिसाब से। ठीक है। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को लीव के दौरान लीव के दौरान फॉरेन सर्विस, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को
ड्यूरिंग लीव भेज दिया जाता है फॉरेन सर्विस में, तो फॉरेन सर्विस जो उनकी डेट ऑफ ऑर्डर से स्टार्ट होगी, ना कि लीव सैलरी उनको उसके बाद की दी जाएगी। ठीक है, लीव के दौरान अगर किसी की फॉरेन सर्विस स्टार्ट हो जाती है तो नो लीव सैलरी, नो लीव सैलरी आफ्टर ऑर्डर डेट। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि उसके बाद आपको फॉरेन जो सर्विस है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, तो आपको लीव सैलरी थोड़ी देंगे। लीव की जो सैलरी है वो कब तक मिलेगी, जब तक आप उस चार्ज को अज्यूम नहीं करते हो। ठीक है, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट कर देते हैं हम, ये सवाल आता है, देखो पेंशन तो आपको मिलेगी, ग्रेचुइटी तो आपको मिलेगी, लेकिन कौन देगा, हमारी गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फॉरेन एम्प्लॉयर से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। पेंशन ग्रेचुइटी यहां पे लिख देते हैं, नहीं मिलेगा फ्रॉम फॉरेन एम्प्लॉयर। कब तक नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज आपने पढ़नी है, याद रखनी। ठीक है, डेफिनेटली ऐसे ही सवाल है जो हम आपसे पूछेंगे। तो मिलता क्या है, मिलेगा फॉरेन सर्विस में। अच्छा देखो बच्चों, थ्योरी की क्लास आप अच्छे से करोगे ना तो डेफिनेटली मॉक आपको बहुत इजी लगेगा, और वैसा ही पेपर में पूछा जाता है। तो लिख देते हैं हम, क्या मिलेगा आपको, पेंशन मिलेगी, आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दैट इज सीपीएफ। एक जनरल प्रोविडेंट फंड होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है। तो आपको कौन सा मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलेगा अगर फॉरेन सर्विस की बात करते हैं तो। दूसरा होता है बच्चों लीव सैलरी, तो ये तो मिलेगी मिलेगी लीव सैलरी तो। ठीक है, लेकिन अगर आप लीव पर हो फिर आपको फॉरेन सर्विस में भेजा जाता है, तो जब से आपके ऑर्डर हुए उसके बाद से लीव सैलरी नहीं मिलती, ये बोला था हमने। कभी आपको लगे कि अभी तो सर ने बोला था लीव सैलरी नहीं मिलेगी, अब बोल रहे हैं कि मिलेगी, है ना। तो इस बात को तो बिल्कुल आप नोट कर लेना। ये अगर फॉरेन सर्विस में कहीं सवाल देखने को मिलेगा ना, तो ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब बच्चों एक केस और आ जाता है। अब आप हो फॉरेन सर्विस पर, हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, तभी समझ आएगा। फॉरेन सर्विस में हो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और कोई नो लीव सैलरी रिकवर्ड, कोई लीव सैलरी की आपसे रिकवरी नहीं हुई। ये समझ आ गया आपको। तो अब क्या होगा, अब ये होगा जो आपकी लीव सैलरी है ना, लीव सैलरी मे बी ग्रांटेड बाई, मे बी ग्रांटेड बाई फॉरेन एम्प्लॉयर। ठीक है, फॉरेन एम्प्लॉयर आपको दे सकता है, लेकिन यहां पे चलते हैं लेकिन। अभी लेकिन वाली बात समझनी है आपको। लेकिन अब जो पीरियड है ना फॉरेन सर्विस का, जो आपने लीव अर्न की, जो आपको लीव उन्होंने फॉरेन एम्प्लॉयर ने ग्रांट की फॉरेन सर्विस के दौरान, वो आपकी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती। ठीक है, लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होंगी। समझो दोबारा से, फॉरेन सर्विस पे जाते हो आउट ऑफ इंडिया और कोई लीव सैलरी का कंट्रीब्यूशन आपसे रिकवर नहीं होता है, तो जो लीव सैलरी अगर देनी है फॉरेन एम्प्लॉयर ने तो वो दे सकते हैं। ऐसे केस में क्या करेंगे, जितना भी पीरियड आप फॉरेन सर्विस में गुजारोगे वहां पे, उसको आपका काउंट नहीं किया जाएगा लीव अर्न करने के लिए। एक पॉइंट तो ये था, ये तो था सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट हमने ये लिखना भूल गए कि हम क्या लिखेंगे, अर्निंग लीव, अर्निंग लीव नॉट काउंट उस पीरियड के दौरान। किस पीरियड के दौरान, फॉरेन सर्विस के दौरान। तो अगर काउंट ही नहीं की तो आप डेबिट कहां से करोगे, तो डेफिनेटली लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगी।
ये चीज है जो समझानी चाहते थे हम और आपको समझा चुके हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है बताना। अभी देखो एक बच्चे के लिए इनकन्वीनियंस है, हमें उन्होंने एक चैप्टर पढ़ना है डीपीसी के बारे में, सीनियोरिटी के बारे में, है ना, डीपीसी सीनियोरिटी प्रमोशन। तो बच्चे थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और टेंशन मत लो आप, हम 100% करवाएंगे और कोशिश ये रहेगी अगले मॉक इसके अंदर से होगा और अगली क्लास भी डीपीसी सीनियोरिटी और प्रमोशन की होने वाली है। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों इस केस को समझ लेते हैं। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको फॉरेन सर्विस पर डेप्यूट किया जाता है 3 साल के लिए। मिनिमम लिख देते हैं, मिनिमम 3 years या मोर। 3 साल कम से कम होना चाहिए उनको अगर डेप्यूट किया जाता है। कहां पर डेप्यूट किया जाता है? यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन में, एशियन डेवलपमेंट बैंक में, जो आपका कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट है सीएस में, इसके अंदर इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ हो गया जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनमें कहीं पे अगर उनको डेप्यूट किया जाता है ना फॉरेन सर्विस के दौरान, तो उनके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शन, ठीक है, टू पे कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सीपीएफ। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, पेंशन समझो आप, या इसको, या हम पेंशन ही लिख देते हैं, फंड नहीं लिखते हैं हम, पेंशन कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं इस चीज को, पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो उनके पास ऑप्शन है कि वो पेंशन कंट्रीब्यूशन कराना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। करेंगे तो वो पीरियड काउंट हो जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस में, नहीं करेंगे तो वो नॉट काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस। सीधी सी बात है। ठीक है, क्योंकि फिर उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स उन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मिलेंगे ना। अगर आप उस चीज को देखो, रिटायरमेंट के बेनिफिट अगर आपने लेने हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले, तो क्या होगा, वो पीरियड काउंट नहीं होगा। पीरियड अगर काउंट कराना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ही आपको पेंशन कंट्रीब्यूशन जमा करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली, सिंपल सी बात है। चलो, 3 साल वाला केस था, अब है एक 1 साल वाला केस। ठीक है, 1 साल या अधिक, 1 साल या अधिक, बट 3 years से कम अगर किसी को डेप्यूट किया जाता है। ठीक है, फॉरेन सर्विस में, फॉरेन सर्विस में, क्लियर। अगर फॉरेन सर्विस में डेप्यूट किया जाता है 1 साल या अधिक बट 3 years से कम, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस बताया हमने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताया आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक बताया आपको, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे के सारे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट बताया। इन ऑर्गेनाइजेशंस में से आप क्या कर सकते हो? विड्रॉल बेनिफिट्स ले सकते हो। विड्रॉल बेनिफिट्स, क्लियर। 3 साल वाला केस बता दिया, 1 साल वाला केस आपको बता दिया। लेकिन अब एक केस और याद रखना है नेक्स्ट आपने, कि अगर ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये है उसकी फॉरेन सर्विस। ठीक है, फॉरेन सर्विस, फॉरेन सर्विस उनको दे दिया जाता है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, दैट इज लैटिन अमेरिका, तो क्या करना पड़ेगा इनको? पे टू गवर्नमेंट। ये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। हैव द ऑप्शन टू पे पेंशन कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैव द ऑप्शन टू पे पेंशन कंट्रीब्यूशन। अब ये भी अभी ऑप्शन ही है, जैसे हमने आपको बताया था, ऑप्शन है कि वो पे टू गवर्नमेंट करे। पे टू गवर्नमेंट करेगा तो क्या होगा? अब उनको ग्रेचुटी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सीधी सी बात है, ग्रेचुटी भी मिलेगा अगर वो पे टू गवर्नमेंट करते हैं तो ग्रेचुटी बेनिफिट्स मिलेंगे। ये ना लाइन टू लाइन रूल है, लाइन टू लाइन पढ़ो, समझो, बात खत्म करो, ज्यादा डीपली नहीं जाना। हमने क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से तैयारी करनी है कि जैसा पेपर में पूछा जाएगा उतना हमें आना चाहिए। फंडामेंटल रूल नंबर 110 से लेके 122 तक जो डिस्कशन है वो पूरा का पूरा आपको बताया गया है कि फॉरेन सर्विस के बारे में। ठीक है, जिसमें प्रो फॉर्मा प्रमोशन मिलता है, प्रो फॉर्मा प्रमोशन।
किस किस में मिलेगा प्रमोशन आपको? बेसिकली पेरेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा, और तो कहीं मिलने से रहा, पेरेंट डिपार्टमेंट में मिलेगा ना प्रमोशन। तो उसके लिए एक रूल है, और उस रूल का जो प्रिंसिपल है वो अगर पूछा जाए तो 141 है, 141 प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल पर आपको प्रोफोर्मा प्रमोशन मिलेगा। फंडामेंटल रूल नंबर 110 से 122 तक पूरा का पूरा इसके बारे में समझाया हुआ है। तो हमें तो बेसिकली इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सवाल था लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन का। हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, बार बार बता रहे थे आपको लीव सैलरी, लीव सैलरी, लीव सैलरी। तो है क्या लीव सैलरी? देखो, जो भी आपकी लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको पता है सीसीएस लीव रूल्स के अकॉर्डिंगली होते हैं वो। क्या कौन गवर्न करता है? सीसीएस लीव रूल्स गवर्न करता है, जिसमें क्या होता है 11% ऑफ बेसिक लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आपका होता है। ठीक है, और ये लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन होता कहां है? पेपर में भी पूछा जाए ना तो फटाक से बोलना है अपने फॉरेन सर्विस के अंदर है प्रोविजन, फॉरेन सर्विस में। ठीक है जी, तो 11% ऑफ द बेसिक पे का क्या होगा? जो पे आपको बेसिक पे इन फॉरेन, लिख दे बेसिक पे इन फॉरेन सर्विस। अब आपको शायद नोट्स में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, चलो अब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो समझाते हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स समझाते हैं, मैथ्स ऑफ फॉरेन सर्विस, मैथ्स ऑफ फॉरेन सर्विस। चलो, मैथ्स में आपने चीजें याद रखनी है, एफ, पी और आर। तो देखो बच्चों, एफ का मतलब होता है पे, जो आपको फॉरेन सर्विस में मिलती है, तभी हमने उसको पी नहीं लिखा, एफ लिखा। ठीक है, हमने क्या, गवर्नमेंट ने ही ऐसा लिखा है। पी का मतलब पेंशन कंट्रीब्यूशन, कि भाई आप पेंशन में कितना दान कर रहे हो, जमा कर रहे हो। और आर होता है बच्चों रेट ऑफ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन, रेट ऑफ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन कितना बताया था हमने आपको, कमेंट करके बता सकते हो। लीव सैलरी बेसिक पे का 11% बताया था ना आपको। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, अब वो फॉर्मूले याद कर लेते हैं, है ना। हो सकता है कहीं पूछे जाए आपसे, समझ में ना आए। पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है आपका, पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, केवल लिख देते हैं हमें, और कोई जमा नहीं कर रहा भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट है जो केवल जमा कर रहा है। तो अब क्या होगा, आपका जो लीव सैलरी होगी, है ना, एल जो होगी वो कितनी होगी? फॉरेन सर्विस में से आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन कर देंगे माइनस, गुने कर देंगे उसको रेट ऑफ लीव सैलरी से, और भाग कर देंगे 100 से, निकल के आ जाएगा आपका ये। ठीक है, आ जाएगा ना लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। एल क्या है? एल नहीं लिखा ना हमने, चलो एल भी लिख देते हैं। एल है बच्चों आपका लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन। अब ये ना टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, कंफ्यूज मत होना आप, है ना, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। चलो, हो गया। दूसरे केस में वो केस बता देते हैं जिसमें केवल लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन हो, पेंशन सैलरी कंट्रीब्यूशन नहीं हो। ये तो पेंशन कंट्रीब्यूशन था। अब यहां पे लिख देते हैं हम लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन अलोन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस केस में जब एल निकालेंगे तो वो जो पूरा का पूरा फॉरेन पे है ना, फॉरेन पे में रेट ऑफ लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन से 100 प्लस लीव सैलरी कंट्रीब्यूशन आर, इस तरह से। आप देखो फॉर्मूले आपको पहले तो पता होना चाहिए, एल क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, आर है। उसके बाद ये फॉर्मूला है, सिंपल सिंपल आप तरीका याद रखो, हमने ज्यादा इनके चक्करों में नहीं पढ़ना। ठीक है, अब ये जब बोथ कंट्रीब्यूट करें, बोथ
कंट्रीब्यूशन, बोथ कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉय। देखो दो कंट्रीब्यूशन बताए थे ना, एक तो पेंशन वाला बताया था, एक लीव सैलरी वाला बताया था। एक तो ये थी अकेला पेंशन का करे तो कितना मिलेगा, अकेला लीव सैलरी का करे तो कितना मिलेगा, दोनों करे तो कितना मिलेगा। तो देखो दोनों के केस में है, फॉरेन सर्विस वाले में पी, जो पहले वाला फॉर्मूला नहीं था ना, देखो पहला फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। पहले ये था जो सबसे पहले फॉर्मूला बताया हमने, पेंशन कंट्रीब्यूशन। यहां पे बस आर जोड़ देना है, आर जोड़ दोगे और आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। चलो याद रखना है, काम आएगा आपके। ठीक है, अब ये टॉपिक ना थोड़ा सा बड़ा तो है नहीं, पर हम आज इसको कंक्लूड कर देंगे। फॉरेन सर्विस तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं, डेपुटेशन आगे बता देंगे आपको। अब मॉक में तो शायद क्वेश्चन होंगे, बट बेसिक बेसिक होंगे, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पेंशन कंट्रीब्यूशन, लेकिन याद रख लेना फॉरेन सर्विस है, ये बार बार आपको बता रहे हैं, फॉरेन सर्विस। देखो पेंशन जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट सर्वेंट करता है अपने एक्चुअल पीरियड के दौरान, जिस दौरान वो फॉरेन सर्विस में होता है, तो उसका जो पे लेवल है उस पे लेवल के अकॉर्डिंग ही उससे जो प्रोसीडिंग है फॉरेन सर्विस में, उसके हिसाब से जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो पीरियड देख लेते हैं, अगर फॉरेन सर्विस का जैसे है, अगर कोई 1/1/2016 से 3 साल तक रहा, 31 मार्च 2019 तक फॉरेन सर्विस में रहा, तो भाई उनका तो कटता था 14% ऑफ बेसिक पे, 14% ऑफ बेसिक, साथ में डीए जोड़ दो, तो ये मंथली कंट्रीब्यूशन हो जाता था उनका। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, आपके पास दो कंडीशन है, ए और बी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से क्या हो गया, ये हो गया जी 18% ऑफ बेसिक प्लस डीए, डीए वही आपका डीएनएस अलाउंस। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2019 तक, ओ एक मिनट, ये बच्चों ओपीएस वालों का है, इनको अगर वो पुरानी पेंशन वाले हैं, नई पेंशन वाले हैं तो इसका भी हमें बताना पड़ेगा एक बार आपको। एनपीएस में, एनपीएस में पेंशन कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो एनपीएस में कितना है पेंशन कंट्रीब्यूशन, 1/1/16 से 31 मार्च 2019 तक होता था 24% बेसिक प्लस डीए। अब ये 24 पता है क्या, इसका बाइफर्केशन इन्होंने यहां दिया हुआ है कि भाई 10% तो है एम्प्लॉय का, आपको भी पता होगा ये, और भाई 10 में 4 जोड़ दो तो 14% है एम्प्लॉयर का, और जो 4 है ना वो ग्रेचुटी देते थे एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉय ये एम्प्लॉयर, 24 है। लेकिन अब क्या हो गया, 1 अप्रैल 2019 से लेकर आपका 28% ऑफ बेसिक हो गया। ठीक है, 28% ऑफ बेसिक प्लस डी, इसका भी बाइफर्केशन देख लो, गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट का होता है इसके अंदर 10% और गवर्नमेंट का होता है इसके अंदर 18%। ठीक है, ये दो फिगर आपने याद रखनी, ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, जो एनपीएस के अंदर आता है मंथली कंट्रीब्यूशन। ठीक है, चल तो देखो बच्चों ये था फॉरेन सर्विस में। अब फॉरेन सर्विस में भी डेपुटेशन होता है, इसलिए ये चैप्टर कंप्लीट तो हम नहीं करेंगे इसको, लेकिन आज के लिए इतना ही करेंगे। मॉक में जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपसे आंसर्स नहीं आते हैं तो अटेम्प्ट तो आपने जरूर करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर उनके आंसर्स देखने हैं और आंसर्स बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है, आगे आगे पढ़ोगे आपके काम आ जाएंगे। चल फर्दर अगर सीसीएस रूल्स का आपने कोर्स ज्वाइन करना है डेडिकेटेडली, तो कोर्स हमारा 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल है, 6 मंथ्स वैलिडिटी। क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सबसे बड़ी जो चीज है, जो आप क्लास देख रहे हो उसकी पीडीएफ, साथ के साथ में आपको मॉक, और मॉक केवल हमारे कोर्स के मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। 6 महीने में हमारी तरफ से आप आईआईटी, एनआईटी, एमसीआरई, नेटर, जो मर्जी एग्जाम देना चाहो, हर कोर्स के अंदर आप इंक्लूड रहोगे, अवेलेबल रहोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी होती है व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पता है हमारा 8307314291। ये आपके लिए बेटर चैनल है अगर आपने कोई क्वेरी है जिसको पता करना है या रिजॉल्व कराना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
थैंक यू, सी यू सून।